नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द तक्षक वॉइस में। सो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे और चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर में कई दिनों से चारों ओर मौत का सा सन्नाटा छाया था, लेकिन आज घर में खटपट चल रही थी। मामा जी कभी ऊपर कभी नीचे और कभी गार्डन में जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी भी पास ना था। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सभी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा था। वे तो खुलकर रो भी नहीं सकते थे। उनके भीतर की आवाज उन्हें कचोट कचोट कर कह रही थी कि अमृत, अगर तुम ही टूट गए तो बाकी घर वालों को कैसे संभालोगे। कितना विवश हो जाता है मनुष्य। ऐसी स्थितियों में उनका भांजा, उनका दोस्त विवेक इस संसार को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वे ऊहापोह में पड़े रहने के सिवा कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अपने दुख को समेटे भावनाओं से जूझते हुए वे बोले, बस उन्हीं की प्रतीक्षा में 2 दिन बीत गए। मंजू, पता तो लगाओ, अभी तक वे लोग पहुंचे क्यों नहीं। कोई उत्सव में थोड़ी ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्यूनरल डायरेक्टर पहुंच जाएंगे। इंतजार थोड़े ही करेंगे वे। मामा जी, अभी अभी पता चला है कि धुंध के कारण उनकी फ्लाइट थोड़ी देर से उतरी। वे बस 15-20 मिनट में जहां पहुंच जाएंगे। वे रास्ते में ही हैं। अंत्येष्टि तो 4 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन मामा जी, फ्यूनरल वालों को तारीख और समय मुकर्रर करके अंत्येष्टि होती है। मंजू ने उन्हें समझाते हुए कहा। उनसे कह दो कि सीधे चर्च में ही पहुंच जाएं। घर आकर करेंगे भी क्या। विवेक को कितना समझाया था, कितना चौकन्ना किया था। लोगों ने तजुर्बे से की, गए हो चमकती सोने की नगरी में, लेकिन बचकर रहना। बर्बाद कर देती है ऐसी गोरी चमड़ी वाली गोरियां। पहले गोरे रंग और मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाती हैं, फिर जैसे ही शिकार की अंगूठी उंगली में पड़ी उसे लट्टू सा घुमाती है, फिर किनारा कर लेती हैं। छोड़िए मामा जी, समय को कोई भी वापस लाया है क्या कभी। सभी को एक मापदंड तो नहीं माप सकते। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू विधि के अनुसार बेटा ही बाप की चिता को अग्नि देता है। सच तो यही है कि जेम्स विवेक का बेटा है। यह उसी का हक है। मंजू उस हक से बात करती जो धोखे से छीना गया हो। तुम तो उसकी दोस्त हो, उसी के विभाग में काम करती हो। बाकी तुम भी समझदार हो। तुम्हें तो मालूम है यहाँ के चलन का, कि यहाँ क्या रिवाज है। और भावना तो देखो, उसे बहुत समझाया कि उस गोरी मैम को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अवैध रिश्तों की गठरी बंद ही रहने दो। अगर मैम आ गई तो पड़ोसियों की छाया बेवजह न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का काम करेगी, लेकिन वह नहीं मानी। मामा जी, आप बेवजह परेशान हो रहे हो। ऐसे बातें तो होती रहती हैं इन देशों में। वे तो जीवन का अंग बन चुकी है। मैंने भावना से बात की थी। वह बोली कि पॉलिन भी तो विवेक के जीवन का हिस्सा थी। दोनों कभी हम सफर थे। फिर जेम्स भी तो है। इतने में गाड़ी पोर्टियो को आ खड़ी हुई। लो आ गई गोरी और उसकी नाजायज औलाद। मामा जी ने कड़वाहट से कहा। मामी जी, प्लीज शांत हो जाइए। यह भी विवेक का परिवार है। पॉलिन उसकी एक्स वाइफ तथा जेम्स बेटा है। उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता, मंजू ने समझाते हुए कहा। विवेक का पार्थिव शरीर बैठक में सफेद झलरों से सजे बॉक्स में अंतिम दर्शन के लिए पड़ा था। काले नए सूट, सफेद कमीज, मैचिंग टाई में ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। बैठक फूलों से बने दीप, गोलाकार में सजाए फूल, क्रॉस में गुलदस्ते से भरी पड़ी थी। आसपास के लोग तो आए ही नहीं थे, लेकिन उनके कुलीग वहां मौजूद थे। लोगों ने अपने अपने घरों पर पर्दे तान लिए थे, क्योंकि विदेशों में ऐसा चलन है। पॉलिन और जेम्स के आते ही उन्हें विवेक के साथ कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दिया गया। मामा जी ने बाकी लोगों को गाड़ियों में बैठने का आदेश दिया। हर्ष सब वाहन के पीछे की गाड़ियों में विवेक का परिवार बैठने वाला था। अन्य लोग बाकी गाड़ियों में। मंजू, सब किसी ने पुलिस को सूचना दी क्या। सब यात्रा
रोपलैन से गुजरने वाली है। यूके में जहां से शव यात्रा निकलती है वह सड़क कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है। कोई गाड़ी उसे ओवरटेक भी नहीं कर सकती या फिर पुलिस साथ साथ चलती है सबके सम्मान के लिए। यह काम तो चर्च के पादरी जी के कर दिया है और हर्ष में फूल कौन रखेगा? फ्यूनरल डायरेक्टर, मंजू, औरतें और बच्चे घर पर ही रहेंगे न? नहीं मामा जी, यह भारत नहीं है। यहाँ सभी चाहते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन घर को खाली कैसे छोड़ दूं? मैं जो हूँ, मामी जी ने कहा। तुम तो इस शहर को जानती तक नहीं। मैं मामी जी के साथ रहूंगी, पड़ोसिन छाया बोली। अब घर पर केवल छाया और मामी जी थी। मामी जी और मंजू की बातें सुनने के बाद छाया की जिज्ञासा पर अंकुश लग गया। छाया थोड़ी देर बाद भूमिका बांधते हुए बोली, मामी जी अच्छी है। यह गोरी मैम कितनी दूर से आई है बेटे को लेकर। आजकल तो अपने सगे संबंधी तक नहीं पूछते। लेकिन मामी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप उसे कैसे जानती हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि आप उससे पहली बार मिली हो। अब मामी जी का धैर्य जवाब दे गया। फिर झुंझलाते हुए बोली, जानना चाहती हो तो सुनो। भावना से विवाह होने से पहले पोलिन ही हमारे घर की बहू थी। विवेक और भावना एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। मुझे याद है, विवेक भावना का हाथ पकड़कर उसे स्कूल लेकर जाता और उसे स्कूल से घर भी लाता। वह भावना के बिना कहीं न जाता। यहाँ तक कि अगर विवेक को कोई टॉफी खाने को देता तो भी विवेक उसे एक बार मुंह में न डालता जब तक भावना के साथ उसे शेयर ना कर लेता। धीरे धीरे दोनों के बचपन की दोस्ती प्रेम में बदल गई। वह प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना प्रगाढ़ हो गया कि आस पड़ोस मोहल्ले वालों ने भी इन दोनों की दो हंसों की जोड़ी का नाम दे दिया। उस प्रेम का रंग दिन ब दिन गहरा होता गया। विवेक एयरफोर्स में चला गया और भावना आगे की पढ़ाई में लग गई। लेकिन जैसे ही विवेक पायलट बना, उसकी माँ दहेज की कोठियों के ख्वाब देखने लगी, जो भावना के घर वालों की हैसियत से कहीं बाहर था। विवेक ने विद्रोह में अविवाहित रहने का फैसला कर लिया और दोस्तों से पैसे लेकर माँ बाप को बिना बताए ही जर्मनी जा पहुंचा। किंतु उसकी माँ अड़ी रही। जिसने भी समझाने की कोशिश की, प्रयत्न किया, उसने दुश्मनी ले ली। तब तक दोनों बालिग हो चुके थे और उन्होंने भागकर शादी क्यों नहीं कर ली? छाया ने जिज्ञासावश पूछते हुए कहा। दोनों ही संस्कारी बच्चे थे। घर में बड़े बच्चे होने के नाते दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। दोनों अपने इस बंधन को बदनाम होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन वही हुआ जिसका सभी को डर था। विकट परिस्थितियों से बचता बचता विवेक दलदल में फंसता ही गया। उसे किसी कारणवश पोलिन से शादी करनी पड़ी। दोनों एक ही विभाग में काम करते थे। विवेक की शादी की खबर सुनकर भावना के परिवार को बड़ा धक्का लगा। भावना तो गुमसुम हो गई। भावना के घर वालों ने पहला रिश्ता आते ही बिना पूछताछ किए भावना को खूंटे से बांध दिया। 1 वर्ष बाद उसे एक बच्ची भी हो गई। लेकिन भावना और विवेक दोनों के ही विवाह बंधन कच्ची बुनियाद पर खड़े थे, इसलिए अधिक देर तक न टिके। दोनों ही बेमन से बने जीवन के आजाद तो हो गए, किंतु पूर्ण रूप से खोखले हो चुके थे। विवेक की शादी टूटने के बाद उसके मामा जी ने जर्मनी से उसे यूके में बुला लिया। वहां से उसे रॉयल एयरफोर्स में नौकरी भी मिल गई। फिर समय भागता गया। एक दिन अचानक एक संयोग से एक बार फिर विवेक और भावना एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा हुआ तो दोनों के हृदय का वेग बांध तोड़कर उष्ण लावा सा बहने लगा। दोनों एक बार फिर सब कुछ भूलकर अपनत्व की मीठी फुहार से भीगने लगे। कुछ महीनों बाद दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। लेकिन शादी के कुछ समय बाद विवेक प्लेन क्रैश में चल बसा। विवेक की मृत्यु की खबर सुनते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हम दोनों स्तब्ध थे कि उन दोनों का पुनर्मिलन कल की ही तो बात थी जैसे। इतने में ही फोन की घंटी बज उठी। फोन पर मामा जी थे। हेलो सुनो, हमें घर पहुंचते पहुंचते 5 बज जाएंगे, चार तैयार रखना। सर्दियों का मौसम था। वे लोग लौट कर आए तो सब चुप बैठकर चाय पीने लगे। भावना स्तंभ निर्जीव बर्फ की प्रतिमा सी एक तरफ बैठी सोच रही थी कि कितना बद्धा और क्रूर मजाक किया है कुदरत ने उसके साथ। अभी तक उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं झलका था, मानो आंसू सूख गए हों।
सभी को विवेक के चले जाने के गम के साथ साथ भावना की चिंता सताई जा रही थी। भावना, रोती क्यों नहीं तुम? अब वह लौट कर नहीं आएगा। मामा जी ने भावना को समझाते हुए कहा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। भावना गठरी सी बैठी एक टकी लगाए न जाने क्या सोच रही थी। वह अपने ख्वाबों में ही कहीं गुम थी। उसकी दशा देख सभी चिंतित थे। 4 दिन से उसके गले से एक निवाला तक न उतरा। मामी जी ने उसकी यह दशा और देखी नहीं गई। उन्होंने भावना को झकझोरते हुए जोर से एक चाटा मारा और रोते रोते बोली, रोती क्यों नहीं पगली? अब विवेक लौट कर नहीं आएगा। अब वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुका है। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली और ऐसी ही कहानियों के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।